प्रश्न में आपसे कहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात 1:4 है और उसके व्यासों में अनुपात 4:5 है तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। दो शंकु हैं, मान लीजिए हम छोटा छोटा शंकु बना देते हैं ऐसे, है ना। दो छोटे छोटे शंकु बना दिया, लो शंकु बन गया आपका, है ना। इनके कहता है कि दो शंकुओं का अनुपात है। अनुपात अगर है तो वो ऊंचाई का ही रहा होगा, ऊंचाई लिखा है तो ऊंचाई ये हो गया h1, ये हो गया h2, और इसमें जो दिया गया है कि उसका व्यास d1 और d2, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसके बीच में जो खींचा गया है वो व्यास ही है। तो उसने कहा कि जो ऊंचाई का अनुपात है h1 h2 वह 1:4 है। ऐसे ही लिखेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। आप आसानी से सीख सकते हैं। शंकु बनाया दोनों के जो उसने कहा ऊंचाई और कहा व्यास तो हमने लिख दिया। अब उसने कहा है ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई को h से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो h1:h2 जो दिया गया है 1:4। आप इसी को इस तरह भी लिख सकते थे कि शंकु की ऊंचाई का अनुपात बराबर, तब लिखते h1 का अनुपात बराबर h1 का अनुपात h2 का अनुपात। उसी क्रम में यहाँ पे उसने कहा कि व्यास का भी अनुपात दिया गया है जो कि है 4:5। देखिए व्यास का अनुपात जो दिया गया है ऐसे आप लिखेंगे कि d बराबर r के, जो व्यास का अनुपात होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या दी रही होगी वो चारों दिशाओं में, मतलब जितना इधर बढ़ेगी उतने इधर भी बढ़ेगी, तो व्यास कंप्लीट व्यास हो रहा है, और कंप्लीट व्यास हो रहा है तो d के बराबर माना जाएगा, क्योंकि शंकु में दोनों का दिया गया है इसलिए d के बराबर मान लिया गया है। ठीक, या व्यास कह लें, या उसमें त्रिज्या से बहुत वो नहीं है, व्यास वही त्रिज्या के बराबर मान लिया जाए। तो आयतन कहा जिसको कहते हैं वॉल्यूम, तो आयतन V:2। तो अनुपात क्या होगा यही उसने पूछा है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। शंकु के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 1/3 πr²h, ये होता है फार्मूला। लेकिन उसने अनुपात पूछा है आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, h1 और r रखेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे 1/3 πr²h1 अनुपाते 1/3 πr²h2, ये हम रख देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे मान रखेंगे। अब देखिए ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा r²h1 अनुपाते r²h2। और आपको भी पता है कि r अर्थात d1 की वैल्यू, यहाँ 1 लगा लीजिए, यहाँ 2, r1 की वैल्यू ये दी रखी है आपको क्या, r1 r2 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू h1 की वैल्यू 1 है, 1 अनुपाते 5 का स्क्वायर गुणे 4। आप 4 चौक के 16 हो गया, अनुपात लगाया 5 × 5 = 25, चौक को 100 हो गया। अनुपात आपको मिला 16:100। अब इसको थोड़ा सा काट के कैंसिल आउट करके छोटा कर लेंगे, तो 4 चौक को 16 और 25 चौक को 100, अर्थात जो आयतन का अनुपात होगा, जो आयतन का अनुपात आपका प्राप्त होगा वह 4:25 प्राप्त होगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें कहा है कि 9 प्राकृतिक संख्याओं के औसत 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या, तो आपसे सबसे पहला जो हमारा प्रश्न अभी है कि आप बताइए कि
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो सबसे पहले 2, फिर उससे बड़ा क्या है अभाज्य संख्या? तो 3 है। उससे पहले क्या है? 5 है। उसके बाद क्या है? 7 है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा 11, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है 13, और ऐसे पूछा कितना है? 9 ना। 13 के बाद आपको मिल गया फिर 17, फिर 19, फिर 23, कितने हो गए? 3 3 6 3 9 हो गए। कहता है इनका औसत बताइए। अब देखो, औसत का फार्मूला होता है जिसको एवरेज कहते हैं। एवरेज का एक फार्मूला होता है, हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत बराबर आपको मिल गया है, कुल संख्याओं का योग कर लिया बटे संख्या कितनी थी? 9। ठीक, तो एवरेज बराबर आपको यही मिलेगा। और जब आपको इसको सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो आपको मिलेगा 100, और 100 बटा 9, और 100 बटा जब 9 मिल गया तो इसको आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, और छोटा करके लिख दीजिए, या फिर होल संख्या में लिख दीजिए। तो 9 से भाग दिया तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 1, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया तो 1 बटा 9, अर्थात 11 सही 1 बटा 9 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आपको अगर यदि यह फार्मूला याद है तब तो बातें बनेंगी, नहीं याद है तो दिक्कत होगा। फिर भी औसत की बात करेगा, इसका अर्थ ये है कि वह संख्याओं का योग करके बटे कुल संख्या करना चाहता है। आपको इस तरह के सवाल ज़रूर मिल जाते हैं, एक सवाल ज़रूर मिलता है आपको देखने के लिए, इसलिए ध्यान रखिए। आपसे कहा है कि 29 16 जो कि रूट में है, ये बराबर किसके? 54 के। आपको एकदम आसान तरीका बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना समझ लेना है, पॉइंट पे बहुत ध्यान नहीं देना है। देखिए, आपको पहले इसमें कहा है कि 29.16, पहले टर्म में क्या कहा है? 29.16, ऐसे रूट लगाया है, और प्लस लगा के दूसरे में आपसे कह रखा है कि वही जो पॉइंट लगाया था तो 0.2916 कर दिया है, और इस तरह से। और अगले में फिर आप जब आएंगे तो हम यहाँ पे निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि 2 अंक फिर से वो बढ़ गया होगा, है ना? 2 अंक फिर से बढ़ा के लिखा दिया होगा, ऐसे 0.002916, और अगले टर्म में फिर ऐसे 2 अंक और बढ़ाया होगा। ऐसे देखिए क्या हुआ कि यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव की बात हो रही है, दशमलव, ध्यान दीजिए। अगर इस बात को आप पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे इसके 4 अंक पे दशमलव है, और यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव होगा। अगला टर्म जो बनेगा वो 8 अंक पे दशमलव होगा, अगला जो बनेगा वो 10 अंक पे दशमलव बनेगा। तो कितनी बार बन रहा है? 1 2 3 4 बार। तो 1 2 3, चौथी बार क्या करेंगे? 0.00002916, इतनी बार, इसकी आवश्यकता नहीं हुई। अर्थात कहने का मतलब समझिए कि यहाँ 2 के टेबल में आ जाएंगे, है ना? 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 के पहाड़े या 2 के टेबल में आ गए। इसका मतलब ये पता चला दशमलव क्या पहाड़े में बढ़ रहा है। तो जब दशमलव पहाड़े के रूप में बढ़ रहा है तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको भी उसी तरह क्रम में घटा देना है। देखिए, यहाँ 2 अंक पे है तो आप लिखेंगे 2916/100, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव था, ऐसे लगा देंगे। और वही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे, 4 अंक पे था इसलिए नीचे 4 जीरो बढ़ा दिया, ऊपर जैसे है वैसे लिख दीजिए, पॉइंट हटेगा नीचे 0 हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया अगली वाली भी हो जाएगी, 2916 अपान में 1 1 2 3 4 5,
6, 2 9 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यही प्रक्रिया होगी। अब यह प्रक्रिया होने के बाद आपको बता रखा है उन्होंने, देखो क्या बता रखा है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे 2 9 1 6 इतने को अलग ऐसे रूट में कर लेना है और 100 को ऐसे अलग रूट में कर लेना है। और आपको पता होना चाहिए 100 को ऐसे रूट में कर दें तो क्या होगा, सबको अलग अलग कर देना है। ये आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे, माइंड में भी कर सकते थे, बहुत ही आसान होता है, कुछ खास करना नहीं होता है। 2 9 1 6 सबको अलग अलग कर दीजिए, 2 3 4 5 6, 2 9 1 6 रूट में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इतने की वैल्यू आपको दी रखी है, ठीक, रख दिया बटे में। जब 100 का आप रूट निकालेंगे तो मिलेगा 10 प्लस, और जब आप यहाँ पे इसका फिर से आपको मिल जाएगा 54, और जब जो है 4 0 है, इसका जब आप रूट निकालेंगे तो 100 बचेगा। अगले वाले में ऐसे आपका 1000 बचेगा, फिर अगले वाले में आपका 10,000 बचेगा, यही बचेगा। ये बचने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप पॉइंट लगा के सबको जोड़ लीजिए, या तो फिर क्या करिए, इसमें से 10 कॉमन करेंगे तब भी बातें वही हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे, एक अंक पे दशमलव, क्योंकि 1 0 एक अंक पे दशमलव, फिर प्लस लगाइए, यहाँ 2 अंक पे दशमलव होगा 0.54, यहाँ 3 अंक पे होगा 0.054, 4 अंक पे होगा 0.0054। ऐसे क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, जितने जितने अंक पे वैसे अंक पे लिख के हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए, यहाँ हो गया 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9.5, अर्थात 5.9994। यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया, 5.994। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगर और आसान लगाना है तो उसके लिए समझिए, और आसान तरीका हम आपको सिखा देते हैं, एकदम आसान तरीका। यहाँ पे दिया गया है, आपकी इतने की वैल्यू दी गई है, ठीक। यहाँ पे हमने अभी आपको सिखाया, यहाँ 2 मिल रहा था, यहाँ 4 मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था 6, यहाँ मिल रहा था 8, यही ना, जितने जितने अंक पे दशमलव लगा है, ठीक, यही दिया गया है। आपको गिनती कर लेनी है जितने जितने अंक पे लगा है, और इसका आधा करना है। 1 का आधा कितना होगा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, और 8 का आधा 4। क्या करना है, आपको आधा करना है। आधा करने के बाद जो ये आपका लिखा गया है 54, 1 अंक पे है तो 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक 54 लिखा है, 2 है तो 2 अंक पे दशमलव, प्लस करते जाना है क्योंकि प्लस है सब में। 3 अंक पे दशमलव, 54 लिखा, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, फिर प्लस किया, 4 अंक पे दशमलव, है ना। एकदम आसान तरीका। क्या करना है, पहले हमको गिनती करनी है कितने अंक पे दशमलव है, फिर उसका आधा कर देना है, यहाँ लिख देते हैं आधा। उसका क्या करना है, आधा। जो आधा करने के बाद जो वैल्यू दी गई है आपकी, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। सब में नहीं आता है तो सब में 54 लिख लो। फिर उसके बाद आधा किया, 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव कर दो, और सबको फिर जोड़ लो। जोड़ने का एक सिंपल तरीका है, जैसे लिखा है 54.4, आप क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव उतारिए, फिर यहाँ लिखा है 54, फिर यहाँ लिखा है दशमलव, फिर 0.54 लिखा है,
ऐसे क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव उतार के ही आपको क्या करना है, जोड़ना है, ना कि इधर उधर आगे पीछे। ठीक, अब यहाँ कुछ है नहीं तो 0 बढ़ा के लिख सकते हो, नहीं है तो कुछ ऐसे लिख दो, 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9.5, यही क्या होगा आपका राइट आंसर। दोनों तरीके से आसान से आप लगा सकते हैं। अगर समझने वाला लड़का है तो वो देखेगा कि यहाँ 54 लिखा है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, अर्थात ये डायरेक्ट क्या लिखेगा 5.4, और अगले टर्म में लिखेगा 0.54, फिर अगले दशमलव में उससे मतलब वो डायरेक्ट क्या करेगा, आधा करके दिमाग में ही इसका यहीं पे आधा करते हुए वो लिखते चला जाएगा और जोड़ लेगा, आंसर बता देगा। हमारा जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न में क्या है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है, 2:3 है। मतलब 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्या को ए बी सी हम मान लेते हैं। ए बी सी क्या करते हैं, हम मान लेते हैं क्या है, संख्या। जो संख्याएं हमारी क्या होंगी वो क्या है, ए बी सी है। कहता है कि उन संख्याओं का योग, जब इन संख्याओं को क्या करते हैं, हम योग करते हैं। योग क्या करेंगे, योग मतलब जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 मिलता है। मतलब पहली संख्या है 1 2 और तीसरी क्या है 3, यह अनुपात में प्राप्त होता है पहली और दूसरी संख्या का। तो फिर कहता है कि दूसरी और तीसरी संख्या का बीच अनुपात क्या है, 5:8 है। पहली प्रक्रिया में ए बी का अनुपात हमको मिल गया 2:3 और दूसरी में बी सी का अनुपात 5:8 मिल गया। तो क्या कर लेंगे, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। आप अगर अनुपात का चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी होगी, नहीं पढ़े हैं तो आप सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, पूर्ण रूप से समझाया गया है। और नहीं समझे तो ध्यान रखिए, जो यहाँ पे खाली होता है आगे या पीछे, उसके पहली वाली संख्या को हम वही सेम टू सेम रख देते हैं। जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 रख दिया, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 रख दिया। ठीक, अब देखिए गुणा करेंगे, 5 दूना 10, इनका गुणा करेंगे तो 15, इनका गुणेंगे तो 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, ये अनुपात प्राप्त हुआ। अब उसने कहा कि तीनों संख्याओं का योग। अब ये तो संख्या तो नहीं है, अनुपात है, तो संख्या तुम माना, संख्या आपको क्या करने पड़ेगा, 10x 15x और 24x यक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या मान रहे हैं और उनका योग कर रहे हैं, जो कि दिया गया है कितना, 98। ठीक, अब संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, जोड़िए, पूरी संख्या जोड़िए। 24 में 10 जोड़ा तो 34 हुआ, और 34 में अगर 5 जोड़ते हैं 34 में अगर आप जोड़ते हैं कितना, 15, तो आपको मिलता है 49x, है ना। 49x बराबर 98, और तो x बराबर आपको मिल जाएगा 98/49, और 49 दूना 98 होता है, तो x बराबर 2। x बराबर 2 मिला है, तो उसने प्रश्न में पूछ रखा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर आपको दिया है 15x, जो दूसरी संख्या है वो 15x प्राप्त हुई है, इसलिए 15x, तो यहाँ हो गया 15 गुणा में 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, इसलिए संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 30। जो संख्या आपकी आ जाएगी वो संख्या आ जाएगी 30, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम सेशन में आएंगे। अगले सेशन में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा और बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कराया जाएगा। ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं उनका सिलेक्शन नज़दीकी होता है, उनको पता चलता है कि हो सकता है वैसे ही प्रश्न बनते हैं, और उनको एक अनुमानित ढंग पता चल जाता है कि हाँ यही लग्न चित्र में AB + AC बराबर 5 AD तथा AC - AD बराबर 8 है, तब आयत ABCD का क्षेत्रफल होगा। सर्वप्रथम प्रक्रिया में क्या है उसको सीखेंगे। एक कोई आयत है, उसमें कहा गया है कि संलग्न भुजाएं बराबर हैं। पहले हम नाम दे देते हैं, जो दिया रख गया है ABCD। उसमें कह रखे हैं उन्होंने कि
संलग्न भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। संलग्न भुजाओं का अर्थ समझ लीजिए। संलग्न भुजाएं उसे कहते हैं, वह भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर हों, जैसे एक दो भुजाएं जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर हों, या कह लें एक दूसरे के क्या हों, विपरीत हों, आमने सामने विपरीत हों, उन्हें संलग्न भुजाएं कहेंगे। तो संलग्न भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और प्रश्न में कहा है, प्रश्न के हिसाब से AB प्लस AC बराबर 5AD के है, ये प्रश्न में दिया है। और दूसरी संभावित जो प्रश्न में कहा गया है, वो कहा गया है आपसे AC माइनस AD बराबर 8। दो प्रश्न में हमको समस्याओं को दिया गया है, तो और क्षेत्रफल बताना है। इस प्रक्रिया में हमें क्या करना होगा, जब संलग्न भुजाएं दी गई हैं तो AB बराबर होगा AC के। क्या समझ में आया, AB बराबर होगा DC के। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो क्यों ना इनका नाम दे दिया जाए। अगर AB भुजा का नाम हम A दे दें और BC भुजा का नाम B दे दें, तो इससे हमको पता चलेगा AB BC बराबर A के। AB BC बराबर है A के। और दूसरी जगह पे यहीं पे हम कह दें AD बराबर BC बराबर B है। इसको आप चाहे मानिए, चाहे प्रश्न के हिसाब से जो AB BC और AD BC लिखा गया है उसी को लिखकर आप रख सकते हैं। पर आसान क्या होगा, यदि संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हैं, आप उनको कोई नंबर या फिर कोई छोटा चर मान के लगाएंगे तो आसानी होगी। अब प्रश्न में यह कह तो दिया है इतना बराबर है, तो अब हम प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है उस पर ध्यान देंगे। तो AB जो कि बराबर है A के, तो हम यहाँ लिखेंगे A, क्योंकि AB के जगह पे A लिखा जा सकता है, क्योंकि AB बराबर DC बराबर A के है। प्लस बचा AC, हमने लिखा AC बराबर 5 AD यहाँ पे है, AD की वैल्यू दी गई है B, तो 5B यहाँ लिखेंगे B। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। AB बराबर है A के, इसलिए यहाँ पे A रखा गया। AD बराबर है B के, इसलिए यहाँ पे B रखा गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं AC बराबर 5B। A को जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस A। आपको एक समीकरण यह प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी प्रक्रिया में इसको जब हम देखेंगे तो AC हमको पता नहीं है, यहाँ पे एक भुजा और खींच देते हैं AC, क्योंकि हमको पता नहीं है और प्रश्न में AC का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो AC बराबर हमको क्या मिलेगा, सॉरी AC माइनस, यहाँ D नहीं लिखे हैं, ये AD है, माइनस AD की वैल्यू हमको पता है B है और यहाँ पे 8 है। देखिए AC प्रश्न में दिया है AC माइनस AD बराबर 8, और हम यहाँ पे AD की वैल्यू B हमको पता है तो B रख दिया। हमको AC बराबर यहाँ से पता कर लेना है, 8 प्लस हो जाएगा B माइनस इधर उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलने के बाद हमको क्या पता चल रहा है, जो LHS है, जो हमारा LHS है, इसका LHS है, दोनों का क्या है, इक्वल है। RHS अलग अलग है, LHS बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, किंतु हम पहले AC की वैल्यू फाइंड करें। अब हमको क्या है, यहाँ पे AB मान रखे हैं B को,
बी सी मान रखे हों बी को, परंतु ए और सी की वैल्यू हमको नहीं पता है। ए और सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसे आप कहेंगे विकर्ण। विकर्ण हमको पता नहीं है। नहीं पता है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे होगा उसको भी देखा जाए। एसी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं तो ए सी, जिसको आप विकर्ण कहते हैं, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब ए सी की वैल्यू हमको क्या करनी है, पुट करनी है। अब बात आती है ए सी की वैल्यू हम ये वाली रखें या ये वाली रखें। हमारे पास दो ए सी की वैल्यू हैं। अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे 5b और -a है, अर्थात b और a दोनों हमको मिलेंगे। और अगर दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे रखने पे, तो हमको इसमें अगर दो मिलेंगे तो दोनों का एक साथ मान नहीं निकल सकता है। अगर एक कोई निकल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। इसलिए हम AC वाली वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ, इस वाली AC की वैल्यू पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे 8 + b है, यहाँ पे b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे तो हम a की वैल्यू आसान से निकाल पाएंगे। तो AC की वैल्यू हम ये वाली रखते हैं यहाँ 8 + b का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 से, बराबर ए बी की वैल्यू दी रखी है, ए बी की वैल्यू a है, a स्क्वायर हो जाएगा और बी सी की वैल्यू b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी सी की वैल्यू b हमने मान रखी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, इसको करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × 8 × b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ हो गया 64 + b स्क्वायर प्लस 16b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखिए 64 है, यहाँ 16 है, यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह भी सेम है, पावर भी सेम है, और यह b भी है, b है इधर भी उधर भी b है, इसलिए कैंसिल आउट। यहाँ हो गया 64 + 16b बराबर a स्क्वायर के। a स्क्वायर के बराबर हमको इतनी प्राप्त होने के बाद अब ध्यान रखेंगे कि AC और ये वाला AC दोनों का हम क्या कर सकते हैं, LHS दोनों का बराबर था, इन दोनों को बराबर करके A का मान ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों को बराबर करके A का मान ज्ञात करें तो हो जाएगा AC बराबर 5b - a बराबर 8 + b। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 5b - b बराबर 8 + a। a उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, b उधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया 4b - 8 बराबर a, अर्थात a की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 4b - 8। जब 4b - 8 a की वैल्यू मिल जाएगी, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, जिसको समीकरण हम 3 बना लेते हैं। a की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर देखिए इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, क्योंकि अभी पुट करेंगे, मिटा देते हैं तो फिर पुट करते हैं। ले लीजिए, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। अब देखिए इतना आने के बाद इसमें पुट करना है, तो ये लिखा गया है आपका
64 + 16b बराबर a स्क्वायर। 64 + 16, a की वैल्यू हमको पता है, b की नहीं पता है, तो a की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ से, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हो गया 4b - 8 का होल स्क्वायर। 64 + 16b बराबर, अब इसको a - b का होल स्क्वायर में खोल देंगे तो 4 चौक को 16, b स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 64 माइनस 2ab होता है, तो 8 चौक 32 दूना 64b प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 64, यहाँ भी है 64, प्लस में ये भी प्लस में वो भी कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। यहाँ है 16b, इधर है 64b, तो हम रहने देते हैं 16b स्क्वायर जो ये वाला है अपनी जगह है, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये होगा 16b + 64b। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 80b बराबर 16b स्क्वायर। स्क्वायर से b को काट दीजिए, एक b इसका और एक b इसका कट गया, मिला 80 बराबर 16b। तो 16 से काट दीजिए, 16 × 25 80, आपको क्या मिल गया, b बराबर 5। जिसको ये ना समझ में आया हो वो इस तरह कर सकता है कि b स्क्वायर बराबर 80b बटा में 16, वो भी नहीं आ रहा है तो b बराबर कर सकता है वो, ये स्क्वायर हटा के b एक साथ में यहाँ भेज सकता है, और काटेगा तो ये 5 बेर में कट जाएगा। चाहे ऐसे आप करके b का मान 5 लाइए, चाहे इस तरह काट के, दोनों तरीके से। b का मान 5 आने के पश्चात b का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आप रखेंगे आपको a का मान प्राप्त हो गया। अब b का मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं समीकरण नंबर नहीं दिए हैं तो ऐसे ही रख देते हैं, समीकरण यहाँ 4th बना दें इसे, समीकरण 4th में। तो समीकरण 4th में लिखा है 4 × b का मान है 5 - 8 बराबर a। ये हो गया 5 चौक का 20, 20 में से 8 गया तो हमको मिला 12, जो कि दिया गया है a। अब a बराबर 12 मिल गया और b बराबर 5 मिल गया, अर्थात जो a हमारा था वो 12 है और b हमारा जो था वो 5 है। अब वो कह रहा है कि a b c d का क्षेत्रफल, और आपको भी पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या हो गया आपका 12 × 5, जिसको कहेंगे 12 × 25 = 60, इकाई आप कह लें या कहें वर्ग मीटर स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा लंबा है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है सुपर टेट में